गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी, इसमें हम कुछ स्पेशल बातें करने वाले हैं, जिसमें हम इस बायोलॉजी की डेफिनेशन, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, फिर इसका क्या क्या क्षेत्र है और सजीव और निर्जीव में अंतर की बात यहाँ इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो बायोलॉजी कहते हैं किसको है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के उद्भव, उनके विकास, संरचना और उसकी समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को बायोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के उद्भव, विकास, संरचना व जैविक प्रक्रियाओं, इनके बारे में, यानी उद्भव, विकास, संरचना, जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा बायोलॉजी कहलाती है। उद्भव से मेरा तात्पर्य है कि उस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास, जब जीव पैदा हुआ था तब से लेकर अब तक उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, संरचना, उसकी आंतरिक और बाह्य संरचना की बात करेंगे, और उसके जैविक प्रक्रम कि वो कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। इन सबका सम्मिलित अध्ययन ही एक्चुअल में बायोलॉजी है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके खोजकर्ता। बायोलॉजी की खोज की थी अरस्तु ने बायोलॉजी की खोज की थी। इन्होंने बायोलॉजी की एक ब्रांच है जंतु विज्ञान, जूलॉजी की भी खोज अरस्तु के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये थी अपनी बायोलॉजी की परिभाषा। अब इसमें वर्ड देखते हैं। देखो, ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अब ये जो जीव होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, पादप और जंतु। ठीक है, तो जीव में क्या आ गया? पादप और जंतु। तो बायोलॉजी की जो मुख्य शाखा है, वो दो शाखाएं हैं। एक तो है पादप विज्ञान और दूसरी है जंतु विज्ञान, बॉटनी एंड जूलॉजी। ये बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए बायोलॉजी में, वैसे वैसे हम उसके और छोटे छोटे भाग करते गए। तो यहां हम उन समस्त भागों की बात कर रहे हैं। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा शाखाएं। किसकी? बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है जंतु विज्ञान। सबसे पहली शाखा होती है वो है जंतु विज्ञान। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको जूलॉजी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, नाम से मालूम पड़ रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। उसे क्या कहा जाएगा? जूलॉजी कहते हैं। क्यों करेंगे? ताकि मानव ने ये जो खोज की है, मानव जितनी भी रिसर्च कर रहा है, उसका मेन जो मकसद, उद्देश्य है, वो है मानव जीवन को विकसित करवाना। तो वो जंतुओं से अधिकतम लाभ कैसे रह सकता है, जंतुओं से कैसे यूटिलाइज कर सकता है, तो इसके बारे में जानकारी करने के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा बना दी और उसी को नाम जूलॉजी दे दिया। फिर बात करते हैं सेकंड ब्रांच, दूसरी शाखा होती है, उसको कहते हैं अपन बॉटनी, वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉटनी। तो वहां हमने पहले बात की थी जंतुओं की, यहां हम बात कर रहे हैं पादपों की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, पादपों का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन क्यों किया गया, क्योंकि पादपों से हमें जो लाभ मिल रहे हैं उन लाभों को यूटिलाइज करना है। वो लाभ कौन कौन से, उनको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब के बारे में और अध्ययन करना, रिसर्च करना बॉटनी का मेन मकसद था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। जैसा नाम के अंदर लिखा हुआ है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, तो छोटे घटक, छोटे घटक कौन से हुए, जी हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ये वो कंटेंट है जो छोटे होते हैं और इनका अध्ययन करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इससे हमें विभिन्न, ये देखो आप, जितने भी बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोआ, ये मुख्य रोगों के कारण होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम रोगों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी संरचना मालूम रहेगी, इनका आकार मालूम रहेगा, इनका संगठन मालूम रहेगा, तो हम रोगों को कंट्रोल करने के लिए बड़े हद तक कार्य कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच विज्ञान की, बायोलॉजी की, वो है एनाटॉमी, आकारिकी। आकारिकी ये जो शाखा होती है इसको अपन बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉर्फोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव की बाह्य संरचना, क्या जीव की बाह्य संरचना की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या फायदा, उससे हम उसके शारीरिक संरचना का अध्ययन करके उसमें कौन कौन से बदलाव ला सकते हैं, या इन बदलावों का हमारे लिए क्या उद्देश्य हो सकता है, इनकी रीमरम्मत वापस, जैसे मानव के शरीर की बात करें तो अगर बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे तो अगर कोई अंग चोटिल हो जाता है तो क्या कर सकते हैं हम, उसमें विकृतियों का अध्ययन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, इन के बारे में हम कब मालूम कर सकते हैं, जब हमने उसकी एक्यूरेट बाह्य संरचना का अध्ययन कर रखा है। तो ये है उसकी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं वो है शरीर रचना विज्ञान, इसको बोलते हैं एनाटॉमी, जिसके अंतर्गत इसका ऑपोजिट शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी। तो बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, आंतरिक कैसे, उसको सेक्शन कटिंग करके, डिसेक्शन करके फिर बाद में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। आपने पुरानी क्लासों में सुना होगा या डायग्रामों में देखा होगा कि एनाटॉमी, आपने सुना होगा कि बड़ी क्लासों के अंदर जीव जंतुओं का डिसेक्शन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम उसके आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। हालांकि अभी गवर्नमेंट के बेंच से डिसेक्शन की प्रोसेस बंद हो चुकी है, केवल मेडिकल कॉलेज के अंदर ही डिसेक्शन होते हैं। तो उससे क्या फायदा, उससे शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना, शरीर की सतह के विभिन्न भागों का और उसकी आंतरिक जो संगठन है उन सब की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये है शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट औतिकी, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं औतिकी, यानी ऊतकों का अध्ययन। यहां नोटिस करने की बात है, जैसे अपनी स्किन है, अपना शरीर है, अपना विभिन्न अंग तंत्र है, तो इसमें कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, आपने सुना हुआ है,
किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, और कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। अब वो उत्तक कौन कौन से हैं? शल्कीय उपकला है, घनाकार उपकला है, तरल संयोजी है, जटिल उत्तक है। तो ये कौन कौन से उत्तक है? तो इन सब की जानकारी हमें होना आवश्यक है, ताकि उसका अध्ययन करके हम उसमें ऐच्छिक बदलाव और या फिर उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन करके रोगों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए औद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जैसा नाम में इंगित है, कोशिका विज्ञान, सीधी सी बात है। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जीव की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कोशिका किसी भी जीव की मूल इकाई होती है। उसकी संरचना का निर्माण भी कोशिकाओं के द्वारा होता है और कोशिका क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो कोशिकाओं का अध्ययन करके हम किसी भी जीव की संपूर्ण संगठन का अध्ययन कर सकते हैं। कोशिका का अध्ययन करने से कोशिका द्रव, उसके कोशिकांग, उनका अध्ययन कर सकते हैं। विकृति की स्थिति में उन कोशिकाओं की मरम्मत या उन कोशिकाओं को रिमूव करने की प्रक्रिया भी करवाई जा सकती है। इसीलिए कोशिकाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चालू करते हैं, वो है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, हाँ सही समझे आप। आनुवंशिकी का नाम सुनते ही मेंडल का नाम दिमाग में आता है। जी हाँ, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने ही अपनी रिसर्च से ये बताया था कि कैसे वंशानुगत लक्षणों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और उसका बेनिफिट ये मिला कि हम वंशानुगत लक्षणों में कैसे बदलाव कर सकते हैं, जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं उनको कैसे सही किया जा सकता है। ये बात मेंडल ने अपने आनुवंशिक के संबंधित प्रयोगों से स्पष्ट की थी। उसने पादपों पर प्रयोग किए थे, मटर के पादप पर प्रयोग किए थे, और उससे ये बेनिफिट मिला कि श्रेष्ठ किस्में, श्रेष्ठ उत्पाद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, वो है कार्य की, फिजियोलॉजी, कार्य की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के सभी जितने भी शरीर के अंग है संचालित सभी जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब जैव प्रक्रिया कौन कौन सी हुई? जैसे श्वसन की क्रिया हो गई, जैसे पाचन की क्रिया हो गई, जैसे परिसंचरण की क्रिया हो गई, उत्सर्जन, जनन, गमन, ये सारी वो क्रियाएं हैं जो बायो प्रोसेस या जैव क्रियाएं कहलाती है। तो इन क्रियाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। इसलिए देखो आप, डॉक्टरों की एक ब्रांच बनी हुई है फिजिशियन, वो इसी बेस के ऊपर काम करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? शरीर के सभी अंगों की जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूणिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? युग्मक निर्माण और निषेचन के बाद जाइगोट से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रियाओं का या उसके विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भ्रूणिकी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जन्म लेने वाले शिशु में विकृतियों का अध्ययन किया जा सकता है, शिशु की विकृतियों को दूर किया जा सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं केवल और केवल भ्रूणिकी के अध्ययन से ही ज्ञात हुई है। पादपों में भ्रूणिकी का बहुत महत्व है। हम पादपों में भ्रूणिकी का अध्ययन करके उसके गुणों को बदल सकते हैं, क्योंकि मेंडल ने हमें बताया कि लक्षणों का निर्धारण करने के लिए जो जीन है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसने उसका नाम कारक लिया था, बाद में जॉनसन ने उसका नाम जीन दिया। तो ये लक्षणों में बदलाव करने के लिए भ्रूणिकी अवस्थाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। भ्रूणिकी से हमें यह भी ज्ञात होता है कि कब और कैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, वर्गीकी।
वर्गीकी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टैक्सोनॉमी। देखो, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का समानता व विषमता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, इसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। एक सिंपल बेसिक एग्जांपल देखो कि आज हम जैसे मार्केट में सामान लेने के लिए जाते हैं, एक बैग अपने हाथ में रख लिया, अब हम उसमें सामान ले रहे हैं, उसमें लिक्विड भी है, उसमें सॉलिड भी है, ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। अगर हमने उनको अलग अलग पाउच में पैक नहीं किया तो क्या होगा, वो सारा मिक्स हो जाएगा और जब उसे वापस यूज करना है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हर सामान की पैकिंग सेपरेट की जाती है। धरातल के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है कि धरातल पर जब हम पादपों का अध्ययन करते हैं तो पादप हमें बहुत सारे मिलते हैं, जंतु का अध्ययन करते जंतु बहुत सारे मिलते हैं। आकाश पर उड़ने वाला पक्षी भी जंतु है, धरातल पर रेंगने वाला सरीसृप सांप भी जंतु है, पानी में तैरने वाली मछली भी जंतु है, यहाँ तक कि जो माइक्रोब से सूक्ष्म जीव है वो भी जंतु है। तो इन सबको अगर एक ही शाखा में अध्ययन किया जाए तो इनके गुणों में कई अंतर या समानताएं देखने को मिलती है। तो इनके लिए इनको अलग अलग पार्ट में बांटना जरूरी है। तो विज्ञान की वह शाखा जो इनको अलग अलग भागों में इनके गुणों के आधार पर बांटती है उसे ही वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चालू करते हैं, वो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव और उसके वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। देखो, ये अपने सामने ट्रायंगल बना रखा है अपन ने, इसमें आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, डॉट ए, डॉट बी और डॉट सी। ए को अपन मान लेते हैं एनिमल, बी को मान लेते हैं प्लांट, सी को मान लिया इसका हैबिटेट, आवास। ये जो लाइनिंग है वो क्या कर रही है, इसको इससे जोड़ रही है, इसको इससे जोड़ रही है, इसको इससे जोड़ रही है। तो यही हुआ कि एनिमल, प्लांट और उनका जो आवास है उनके बीच अंतर संबंध की प्रक्रिया कहाँ है, एक वातावरण में, इसी वातावरण का कहते हैं पारिस्थितिकी कहा जाता है। टेनिसले एक वैज्ञानिक थे, इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले शब्द का यूज किया, इसीलिए इसको पारिस्थितिक विज्ञान का जनक कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन एवोल्यूशन, उद्विकास। उद्विकास, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव की उत्पत्ति के बाद, किसी भी जीव की उत्पत्ति के बाद उसमें जो जो परिवर्तन हुए हैं उनके विकास का अध्ययन करना ही उद्विकास कहलाता है। ये उद्विकास ही बताता है कि हमें कि घोड़े जैसे विकसित जीव का विकास खरगोश जैसे छोटे जीव से हुआ है। ये उद्विकास से बताता है कि जो कई पहेलियां बनी हुई है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये भी उद्विकास ही सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, तो ये कई समस्याएं जो विज्ञान से जीव की उत्पत्ति संबंधित कई समस्याएं, उनके बारे में हमें उद्विकास जानकारी देता है। उद्विकास हमें ये बता रहा है, जैसे आपने सुना होगा कि धरातल के सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। मेरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और एक कोशिका, अमीबा भी एक कोशिका से बना हुआ है। तो वहां फर्क क्या हुआ कि वो एक कोशिका, यहाँ बहुकोशिकीय है, तो वहां एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय का जो सफर है ये उद्विकास से हमें क्लियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन, वो है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान, एंटेमोलॉजी। तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं उसे कीट विज्ञान कहते हैं। अब कीटों का अध्ययन क्यों करें, तो कीट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लाभदायक और एक होता है हमारे लिए हानिकारक। तो लाभदायक कीटों से और अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें,
यहाँ लाभदायक कीटों की कैटेगरी क्या है, लाभदायक कीटों को पाला कैसे जाए, और हानिकारक कीट जो हमारे जो मुख्य उत्पाद है, फसल है, पादप है, या हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, इन कीटों का अध्ययन करके उनको कैसे कंट्रोल कर सकें, ये सारी चीजें हमें कीट विज्ञान के माध्यम से जानकारी मिलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त हुए जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो जीव विलुप्त हो चुके हैं उनकी जानकारी उपलब्ध करवाता है, उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। आपने नाम सुना होगा डायनासोर, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन जब जगह जगह खुदाई हुई तो कुछ अवशेष मिले। उन अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ऐसे जीव भी हुआ करते थे, और उन्हीं के आधार पर हमने रियल में एक उसका एक ढांचा तैयार कर लिया। तो ये हमें हमारे भूतकाल की, हमारे पूर्व की जो जितनी भी धरातल के ऊपर जातियां, जीव जंतु उपस्थित थे, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है, और संभावना ये बनती है कि उन्हें वापस कैसे डेवलप करवाया जा सके। तो जीवाश्म विज्ञान हमारे पुराने रहस्यों को खोलने के लिए बहुत जिम्मेदार होती है। फिर बात करते हैं अपन आगे, रोग विज्ञान, इसको बोलते हैं पैथोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न रोगों का अध्ययन करते हैं, उनको कंट्रोल करने का कारण, उनके कारक क्या होते हैं, उनके बचाव के तरीके क्या होता है, उनका उपचार क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, रोग विज्ञान के अंतर्गत मालूम करते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज जैसे पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि अभी तक उसका उपचार नहीं हो पाया, कारण उसकी पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि वो शरीर के बाहर, जैसे आप देखते हैं कि वायरस है, वायरस की विशेषता होती है कि शरीर के बाहर है वो निष्क्रिय है, और शरीर के भीतर कैसा होता है, सक्रिय होता है। तो ये तो इसके बचाव का तरीका तो मालूम पड़ गया, लेकिन उसे कंट्रोल कैसे करें, उसको ट्रीटमेंट कैसे करें, तो इसके बारे में हमारी टीम जुटी हुई है, रिसर्च टीम वैज्ञानिकों की, और वो देखो जल्दी सफलता प्राप्त करेगी, यही उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना परजीवी विज्ञान, इसको बोलते हैं पैरासिटोमोलॉजी। परजीवी विज्ञान, जैसा नाम में लिखा हुआ है परजीवी, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के परजीवियों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, परजीवी विज्ञान। देखो बच्चों, परजीवी मूल रूप से दो तरह के होते हैं, बाद में उनको और अलग अलग पार्टों में बांटते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं, और एक शरीर के भीतर होते हैं। जो शरीर के बाहर परजीवी होते हैं उन्हें बोलते हैं बाह्य परजीवी, जैसे आपने देखा होगा खटमल है, जूं है, मच्छर है, ठीक है, जोंक है, पिस्सू है, ये सारे कौन से हैं, बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी जो शरीर के भीतर रहता है, जैसे फीताकृमि है, यकृतकृमि है, ठीक है, ड्रैगनकुलस है, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। तो ये सारे कौन से हैं, ये आंतरिक परजीवी हैं। ये शरीर के भीतर रहकर रोग पैदा करते हैं, और वो बाहर रहकर शरीर से क्या करते हैं, होस्ट मतलब परपोषी के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है फिशरी या मत्स्य विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, मत्स्य विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मत्स्य वर्ग, मछली वर्ग के प्राणियों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि धरातल का 3/4 भाग जल, क्योंकि धरातल के 3/4 भाग पर जल है, और विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर है। तो मत्स्य वर्ग का अध्ययन करके हम खाने योग्य मछलियों को, औषधि मछलियों को, जिनसे व्यापारिक मूल्य मिल सके, जैसे सौंदर्यात्मक है या फिर अन्य अदर स्पीशीज के गुणों की मछलियों को अध्ययन करके उन्हें अलग अलग प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो विज्ञान की शाखा में मत्स्य वर्ग के जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर बात करते हैं सूत्रकृमि विज्ञान। सूत्रकृमि विज्ञान
विज्ञान। तो सूत्रकृमि विज्ञान होती है निमेटोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूत्रकृमि जैसे निमेटोड्स होते हैं जो पादपों के अंदर फसलों के अंदर ग्रोथ पैदा करते हैं, उन सूत्रकृमियों का अध्ययन करके उन्हें के लक्षण, उनके कारक, उनकी पहचान, उनका उपचार आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे बोलते हैं सूत्र विज्ञान, सूत्रकृमि विज्ञान। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का मानव जीवन में उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बायोटेक कहते हैं। बेसिकली बायोलॉजी वाले डॉक्टर बनते हैं और मैथ वाले इंजीनियर बनते हैं, लेकिन इस ब्रांच के आने के बाद में बायोलॉजी वाले भी इंजीनियर बनते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का तकनीकी कार्यों में प्रयोग करके या सूक्ष्म जीव और तकनीकी इन दोनों को मिलाकर हमारे जीवन में कैसे और श्रेष्ठता उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा वैक्सीन, टीकाकरण, तो इसमें छोटे से छोटे पार्ट का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट को यूज करते हैं और उसके द्वारा हजारों लाखों क्या करते हैं उसकी प्रतियां, उसकी कॉपियां बनाई जाती हैं ताकि सबको अवेलेबल हो सके। तो वो मशीनरी के थ्रू आउट सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके किया गया, तो वो जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। तो ये विज्ञान की वह शाखा है जो सूक्ष्म जीवों और प्रौद्योगिकी का मानव जीवन के उपयोग के बारे में अध्ययन कराती है। तो ये थी अपनी बायोटेक। नेक्स्ट शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं जैव भूगोल। तो बच्चों, इसको बोलते हैं बायो जियोग्राफी। एक्चुअल में इस विज्ञान की शाखा के अंदर हम धरातल के या भूमंडल के विभिन्न भागों जैसे जल, थल आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। कैसे? तो जीवों के वितरण और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या मिलना, जैसे आपने सुन रखा है कि चंद्रमा पर जीवन की खोज की जा रही है, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है। तो ये कब संभव है? जब उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को अध्ययन करेंगे कि वहां संभावना किस चीज की है, जल, थल, वहां के एनवायरमेंट की। तो ये सारी चीजें क्लियर करनी जरूरी है और ये किसके अंदर की जाएगी? ये बायोलॉजिकल ज्योग्राफी के थ्रू आउट की जाती है। तो ये विज्ञान की कुल 21 ब्रांचेस हैं जो हमने अभी देखी हैं। इसके अलावा भी और बहुत शाखाएं हैं, लेकिन अपने सिलेबस से अकॉर्डिंग इतनी है। ठीक है, तो आई थिंक आपने इनको सुना, इन शब्दों के बारे में जानकारी ली, क्योंकि पहले हमें इन वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में हम पढ़ेंगे क्या, कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बेसिक यहाँ पर आपको विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानकारी देना था, परिभाषा के बारे में जानकारी देना था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र होते हैं जहां से हम इसमें अपना स्कोप, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।